हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरेज में आपका स्वागत है। डॉक्टर तनिषा आज सुबह से ही सोच में डूबी हैं। मेरी कोरोना वार्ड में ड्यूटी लग गई थी। मैं ड्यूटी पर जाने को तैयार हो रही थी कि काम वाली बाई आकर उसी समय दुखित मन से कहने लगी, मैडम मैं आज के बाद काम पर नहीं आ पाऊंगी। मैंने पूछा क्यों? मेरे मोहल्ले के लोग मेरे बच्चों को तंग करते हैं। तुम्हारी माँ डॉक्टर के यहाँ काम करने जाती है, तुम लोग हमसे दूर रहा करो, नहीं तो हमें कोरोना हो जाएगा। मैडम मोहल्ले वालों ने हमसे दूर रहने का प्रचार कर दिया है। इससे बड़ी बेइज्जती हो रही है। ऐसे में मैं आपके यहाँ काम करने कैसे आऊँ? मैडम आप क्षमा करना, थोड़ी राहत मिलेगी फिर काम पर आ जाऊंगी। इस वक्त काम वाली बाई भी साथ छोड़ गई। अकेली बूढ़ी सास मेरी नन्ही बेटी को कैसे संभालेंगी? ड्यूटी भी ऐसी कि चाहे जो स्थिति हो वहाँ से निकलकर बाहर आ जा नहीं सकते। घर के कामकाज की चिंता में अखबार में छपे सोशल डिस्टेंसिंग वाला शब्द सामने दिखते ही उसे पापा जी की बातें याद आने लगीं। जब आर्यों में कार्य के आधार पर सर्वसहमति से समाज का बंटवारा किया गया होगा, इससे सभी अपने अपने कार्य में लग गए और कार्य में निपुणता लाने का प्रयास करने लगे। पिता अपने पुत्र को अपना कौशल सिखाने लगे। इससे पिता की विरासत के पुत्र हकदार होने लगे। इस स्थिति में लोगों को रोजगार खोजने की आवश्यकता नहीं रही। देश सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। बाद में समय के साथ इस व्यवस्था में दोष दिखाई देने लगे। सनह सनह कर्मड़ा संस्कृति जन्मना में बदल गई। इस स्थिति में लोग अपने समान रोजगार के कारण एक दूसरे के अधिक नजदीक आते चले गए। अन्य कार्य करने वालों से दूरी बढ़ने लगी। इस तरह पहली बार समाज में सामाजिक भेदभाव पनपने लगा। इसमें ऊंच नीच की भावना ने प्रवेश किया, जो आगे चलकर देश का अभिशाप बनकर हमारे सामने आ गया और इसी कारण देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। मेरा अपना सोचना है, संभव है किसी एक वर्ग में कोई महामारी जैसी भावना पनप गई हो तो दूसरा काम वालों ने उनसे बच निकलने के लिए सामाजिक दूरी का मार्ग अपना लिया हो। यहीं से छुआछूत ने समाज में प्रवेश पा लिया। संभव है यही संकेत देने के लिए यह महामारी प्रकट हुई है। आज उसी स्थिति की पुनरावृत्ति हो रही है। वर्तमान में लोगों को कोरोना जैसी महामारी ने जकड़ लिया है। इससे बचने के लिए आपस में दूरी बनाकर चलना ही विकल्प रह गया है। इसमें तो पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे के जीवन की रक्षा करने में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इससे डर भी रहे हैं कहीं ये दूरी कोई अभिशाप बनकर हमारे सामने ना आ जाए। अस्पताल जाने से पहले मैं प्रतिदिन सासू माँ से मिलकर जाती हूँ। आज जाते समय मेरे मुंह से ये शब्द निकले, माँ जी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। काम वाली बाई भी काम करने की मना कर गई है। मैंने दूध वाले और सब्जी वाले से तो कह दिया है, वे रोज समय पर दूध और सब्जी दे जाया करेंगे। अब आप अकेली और घर का इतना सारा काम इधर इस नन्ही परिधि बिटिया को कैसे संभाल पाएंगी? वे बोली, बेटी तुम परिधि की चिंता मत करो, वह तो अपनी बूढ़ी दादी से पूरी तरह हिल मिल गई है। तुम तो अपना बचाव कर मरीजों की सेवा करना, जान है तो जहान है। जी माँ जी, वहाँ तो संक्रमण से बचाव की किट पहनकर मरीजों के पास जाना पड़ता है। आप अपना ध्यान रखें, मेरी चिंता ना करें। बेटी परिधि की सोच में पता ही नहीं चला कब अस्पताल आ गया। वहां पहुंचकर डॉक्टर तनिषा ने हाथों के दस्ताने पहने, कोरोना महामारी से बचने के लिए पीपीई किट पहनी और वार्ड में चक्कर लगाने निकल पड़ी। एक पलंग से दूसरे पलंग पर पड़े मरीजों का अवलोकन करते हुए आगे बढ़ जाती हैं। उसकी सहायक डॉक्टर सुधा वर्मा उसके निर्देश पर पर्चे पर दवाएं नोट करती उसके साथ साथ चल रही थीं। डॉक्टर तनिषा मरीजों से हंस बोलकर उनके दुख दर्द की पूछती जा रही थी। उसका चेहरा किट से ढका होने से उसकी हंसी शब्दों के माध्यम से व्यक्त हो रही थी। वह कोरोना के मरीज को ढांढस बंधाने के लिए कहती हैं, तुम तो जल्दी ही ठीक होकर घर जाने वाले हो। यूं मरीजों का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए सुबह से शाम तक अपने काम में लगी रही। शाम होते ही उसे याद आने लगती है 4 माह की उसकी बिटिया परिधि की। हो सकता है इस समय वह रोकर घर भर रही हो। पति डॉक्टर योगेश उसे कैसे संभाल पाते होंगे। वे भी क्या करें, मैं 1 हफ्ते से घर ही नहीं जा पाई। यह सोचते ही उसका सीना भारी हो गया। उसके आंचल से दूध रिसने लगा। यह बीमारी ही ऐसी है कि सभी से दूरी बनाए रखने
पड़ रही है, इसी में सभी की भलाई है। इधर मेरी इस बार से ड्यूटी बदलेगी, उधर पति डॉक्टर योगेश की यहाँ ड्यूटी लग जाएगी। मुझे यहाँ से ड्यूटी बदलते ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, उसके बाद ही घर जाकर बेटी से मिल पाऊंगी। इन दिनों बेटी का क्या हो रहा होगा। हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते बेबी अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं। सासू माँ का ही सहारा है, बेबी क्या करें, 80 वर्ष की हो रही हैं, कैसे संभाल रही होंगी उस नन्ही परी को। उस दिन जब मुझे यहाँ आना था उसे छोड़ा ही नहीं जा रहा था। वह भी कैसे मुझे टकटकी लगाए देखे जा रही थी, जैसे वह जानती हो अब मैं बहुत दिनों बाद आकर उससे मिल पाऊंगी। एक क्षण तो मुझे लगा था मुझे यह नौकरी छोड़ देना चाहिए, लेकिन उसी समय मरीजों की कराहने की आवाज़ें कर्तव्य पालन का संदेश लेकर सामने आ गईं। प्रभु ने मुझसे यह काम लेना चाहा है, तभी तो मैं बिटिया की तरफ बिना मुड़े कर्तव्य पालन की धुन में घर से बाहर निकल आई थी। इसी समय नर्स दौड़ी दौड़ी आई। मैडम, 20 नंबर पलंग वाली मरीज की तबीयत बिगड़ती जा रही है, जल्दी चलें। यह सुनकर डॉक्टर तनिषा का सोच एक डाल पर बैठे पंछी की तरह फुरसा उड़ गया। स्टेथोस्कोप हाथ में लेकर जल्दी से उस मरीज के पलंग पर पहुंच गई। देखा उस मरीज की सांस फूल रही है, लग रहा है किसी भी क्षण उसकी मृत्यु हो सकती है। डॉक्टर का कर्तव्य है अंतिम सांस तक मरीज को बचाने का प्रयास करना। वह उससे दूरी की परवाह किए बिना धीरे धीरे उसके सीने को सहलाने लगी। उसे तेज बुखार था। उसने ग्लूकोज की चल रही बोतल की नली में इंजेक्शन लगाया। वह वहाँ से हटी नहीं। कुछ ही देर में उसे थोड़ी सी राहत सी मिली महसूस हुई, किंतु उसकी झटके से अचानक सांस रुक गई। यह देखकर डॉक्टर तनिषा ने जोर जोर से उसका सीना दबाना शुरू किया। 5-7 मिनट तक दबाती रही। जब कोई लाभ नहीं दिखा तो सीना दबाना रोक दिया और उसका पुनः परीक्षण करने लगी। कुछ देर परीक्षण में लगे रहने के बाद नर्सों को कुछ हिदायत देकर वहां से हट गईं। वह सोचने लगी, स्वतंत्रता से पूर्व कुछ महामारियों के नाम सुने थे, जिन बीमारियों से महामारी फैलती थी, आज वे बीमारियां इलाज नहीं रहीं। चेचक है, हैजा है, प्लेग, पीलिया और टीबी ऐसी बीमारियां थीं, आज इनका इलाज मिल गया है, फिर भी लोग उनमें मर रहे हैं। आज जिस बीमारी से हम त्रस्त हैं उसमें मृत्यु दर अन्य बीमारियों की तुलना में बहुत कम है। इसीलिए चिंता का बात नहीं है, डरे नहीं, कुछ ही दिनों में इसका भी इलाज निकल आएगा। हमारे वैज्ञानिक इसका इलाज खोज रहे हैं। जब जब कोई नया विषाणु पैदा होता है, मानव जीवन त्राहिमाम कर उठता है। सभी विषाणु शुरू शुरू में मानव को रुलाते हैं, लाइलाज होते हैं, किंतु धीरे धीरे वे पकड़ में आ जाते हैं। एक कहावत है, विश्व में जितनी बीमारियां हैं उनकी दवा भी मौजूद है, किंतु इस बीमारी की दवा अभी परख में नहीं आ पाई है। आज जिस महामारी से विश्व जूझ रहा है उसके मरीज भी ठीक होकर घर जाने लगे हैं। इसके संक्रमण से बचने के लिए उस क्षेत्र में लॉकडाउन करके सेल्फ डिस्टेंडिंग ही इसका एकमात्र समाधान है। मानव सभ्यता के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही घातक है। हमारे कुछ परंपरावादी लोग इसी कारण से इसे ठीक नहीं मान रहे हैं। बेमेल मिलाप की दूरी को संस्कृति के खिलाफ मानकर हमारे लॉकडाउन का विरोध कर रहे हैं। आज उसका मन बहुत खिन्न है। वह सोच रही है कि क्या उपाय शेष रह गया कि वह उस मरीज के प्राण बचा पाती। इस घटना से उसके बाढ़ के सभी कर्मचारी दुखी दिख रहे हैं। वह यही सब सोच रही थी कि बाढ़ की प्रभारी नर्स सिस्टर रज्जन ने मोबाइल में एक व्हाट्सएप निकालकर मेरे सामने रख दिया, जिसमें एक बस्ती में कुछ लोग स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं उनके सहयोगियों को मारने दौड़ रहे हैं। वे वहां से भागकर अपने प्राण बचा रहे हैं। व्हाट्सएप में अस्पताल के कुछ कर्मचारी आगे आगे भाग रहे हैं। कुछ लोग उनको पीछे से पत्थर मारकर उन्हें भगा रहे हैं। डॉक्टर तनिषा यह देखकर सोच रही हैं कि हम हैं कि अपने प्राण संकट में डालकर मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं, और ये लोग कैसे ना समझें कि हमें ही मारने दौड़ रहे हैं। समझ नहीं आता यह कौन सी संस्कृति जन्म ले रही है। एक कहावत याद आ रही है, अपने हित अनहित की बात तो पशु पक्षी भी जानते हैं। क्या ये लोग उनमें उनसे भी गए गुजरे हैं। अभी तक इस बीमारी की कोई दवा निश्चित नहीं हो पाई है। हम ही साहस करके नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आप कहेंगे नए नए प्रयोग मरीज के जीवन से खिलवाड़ है। ऐसा नहीं है। डॉक्टर को जब उस दवा पर पूरा विश्वास होता है तभी वह उसके लिए
प्रिस प्रिस्क्राइब करता है। ऐसा भरोसा ही मरीज के जीवन की प्राण रक्षा करता है। महामारी के समय मानव समाज का दायित्व एकजुट होकर समस्या से जूझने का है। मैं यही सोच रही थी कि डॉक्टर नेहा जाटव ने बाढ़ से लौटकर हर बार की तरह आज भी अपने मन की यह बात कही। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्द हमारे पुरातन इतिहास की स्मृति कराने वाला शब्द है। इस शब्द को चलन से हटाने के लिए कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वे कहते हैं इस शब्द से सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है। मैंने पूछा तुम्हारे अनुसार इस शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त हो, तो उसने उत्तर दिया किसी महामारी से बचने के लिए इस शब्द के स्थान पर फिजिकल डिस्टेंसिंग, इंडिविजुअल डिस्टेंसिंग, सेफ डिस्टेंसिंग या डिसीज डिस्टेंसिंग जैसे शब्द का उपयोग करना चाहिए। मैंने कहा संभव है प्राचीन काल में ऐसी ही किसी महामारी से सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयोग को जन्म दिया हो। वह बोली इसका अर्थ है ऐसी ही किसी महामारी ने इस छुआछूत की भावना को जन्म दिया होगा। डॉक्टर तनिषा ने आत्मविश्वास उड़ेला। तुम्हें पता है मेरे पिताजी समाजशास्त्र के प्रधानाध्यापक रहे हैं, इसीलिए बचपन से ही ऐसी बातें सोचने की अभ्यस्त रही हूँ। डॉक्टर नेहा जाटव ने उसे समझाया तब तो तुम ये रिस्की डॉक्टरी छोड़कर समाजशास्त्र में शोध का नया काम करने लगो। आप लोग हमारी पीड़ा को नहीं समझेंगी। उस जमाने में हमारे लोगों को दबाव में लेकर समाज सेवा के काम लिए जाते रहे। अरे जो यथार्थ का इतिहास है उसे ऐसी ही बातों से बदला जा रहा है। इतिहास के दोषों से बच निकलने के लिए नए नए तथ्य ढूंढे जा रहे हैं। आपने तो यह एक नया तथ्य ही हम सबके सामने रख दिया। मैंने कहा मैं अपनी बात कहने में संभव शब्द का प्रयोग कर रही हूँ। कहें क्या उस जमाने में ऐसी कोई महामारी नहीं आई होगी। उसे कहना पड़ा क्या पता है इस समय में तो आप लोग ही अधिक कह सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर तनिषा को लगा यह तो प्रश्न का उत्तर मेरे पर ही टाल रही है। यह सोचकर वह वहां से हटकर मन बहलाने के लिए अपने ड्यूटी रूम में पहुंच गई। उसे देखते ही वहां बैठी प्रभारी नर्स रज्जन बोली, मैडम आज अनायास मरीजों की संख्या में इतना इजाफा क्यों हो रहा है। मैंने उत्तर दिया अभी तक जितने मरीज बढ़ रहे थे उतने प्रतिदिन ठीक होकर भी जा रहे थे, इसीलिए स्थिति संतुलन में आ गई थी। आज जितने इतने मरीज क्यों बढ़ गए हैं यह देखकर मैं चिंतित हूँ। बे बोली, इसका कारण मेरी समझ में आ रहा है कि सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉक में बदल दिया है। लोग जल्दबाजी में अपना पेंडिंग काम निपटाना चाहते हैं, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा। मैंने उसे परामर्श दिया अब तो लोग इस बीमारी से डरे नहीं बल्कि हमारी तरह सेफ रहते हुए मरीजों की सेवा में लगे। आगे चलकर टीबी मरीजों की तरह इनके लिए भी घर में ही एक अलग कक्ष को सैनिटाइजर करके मरीज को रखने की हमें ही व्यवस्था करना पड़ेगी। सारे विश्व को अन्य महामारियों की तरह इस महामारी के साथ भी जीना सीखना पड़ेगा। उन्होंने मेरी बात की पुष्टि की। कल मेरे पति सेव बनवाने गए थे तो साथ में मास्क लगा कर गए थे। साथ में उसके सेविंग के उपकरणों को अपने सामने सैनिटाइज कराने अपने साथ सैनिटाइजर ले गए थे। मैंने देखा लौटकर उन्होंने गर्म पानी में डिटॉल डालकर स्नान किया। यह सुनकर मैंने निश्चय कर लिया कि अपनी काम वाली बाई को समझाना पड़ेगा कि वह महामारी के साथ जीना सीख ले। अब मैंने नर्स रज्जन को एक नई समस्या से अवगत कराया। इधर लाखों मजदूर दूसरे प्रांतों से अपने अपने प्रांतों में आ रहे हैं। वे उस प्रांत से संक्रमण साथ लेकर आ रहे हैं। इन मजदूरों को लॉकडाउन प्रारंभ करने से पहले ही वापस लाना चाहिए। यह कहते हुए डॉक्टर तनिषा ने दिन भर के समाचार जानने के लिए ड्यूटी रूम में लगे टीवी को ऑन कर दिया। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद सुरेंद्र की पत्नी पति के संस्कार में बिना विलाप के सम्मिलित थीं। वह शहीद पति के सम्मान में खुद ताली बजाकर एवं अपने दोनों छोटे मासूमों बच्चों से ताली बजवाकर अंतिम विदाई दे रही थी। कितनी बहादुर औरत है ये, आश्चर्य है उसके साहस पर। देशभक्ति का ऐसा जुनून देकर मेरी आंखें भर आईं। शब्द निकले, धन्य है ऐसी वीर बालाएं, इन्हीं पर भारत माता की आन टिकी है। मेरी बात सुनकर रज्जन सिस्टर बोली, महामारी के समय अपनी जान जोखिम में डालकर हम जो देश की सेवा कर रहे हैं वह भी तो ऐसी ही देशभक्ति है। यह सुनकर डॉक्टर तनिषा कोरोना वार्ड में जाने के लिए उठ खड़ी हुई। उम्मीद करती हूँ मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।